बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी आज एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपना VSF ग्लोबल के साथ VSF ग्लोबल जद्दा, जहां पर मैंने कल जो है वो इटली का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है। आज है 14 नवंबर, कल थी 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को जो है वो मैंने अपना इटली का विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई किया है VSF ग्लोबल जद्दा के ऑफ़िस में। तो मैंने कहा चलें उसकी थोड़ी स्टोरी और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। सबसे पहला स्टेप एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। सो एप्लीकेशन तो इटालियन कॉन्सुलेट जद्दा की वेबसाइट से जो है वो मैंने डाउनलोड की। उसमें PDF फॉर्मेट में थी, एडिटेबल फॉर्मेट था, उसको एडिट करके मैंने सारा फिल कर लिया। ड्यूरेशन ऑफ स्टे और जो भी सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो लिख दी। उसके बाद सेकंड स्टेप था रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विज़िट वीज़ा के लिए। ठीक है जी। तो विज़िट वीज़ा के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद पासपोर्ट जो एटलीस्ट जो है वो 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, 3 to 6 मंथ वैलिड होना चाहिए बियॉन्ड योर स्टे। और जिस पीरियड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उससे 3 महीने ज़्यादा तक वैलिड होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैंने अप्लाई किया है वीज़ा 90 डेज़ का, तो अगर वो स्टार्ट हो रहा है, मैंने रिक्वेस्ट किया है 19 जनवरी से, तो फ़र्ज़ करें अगर 19 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है वीज़ा, तो उससे ऑनवर्ड सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। तो उससे ऑनवर्ड जो है वो 3 महीने वीज़े के, और उससे आगे फर्दर 3 महीने जो है वो पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़रूरी है। तो मेरा पासपोर्ट अभी उससे ज़्यादा वैलिड था। उसकी एक फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की, ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद जो है वो इंश्योरेंस, सेम जितना पीरियड आपने वीज़ा रिक्वेस्ट किया है उस पीरियड की इंश्योरेंस। और शेंजन वीज़ा के लिए जो है वो जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली चाहिए होती है। ठीक है जी, नॉट सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें जो है वो कवरेज उसकी 30,000 यूरो होनी चाहिए उस पीरियड में, जिस पीरियड में आप ट्रैवल कर रहे हैं या जिस पीरियड का वीज़ा आपने अप्लाई किया है, उसकी कवरेज जो है वो 30,000 यूरो होनी चाहिए। उसमें एमरजेंसी मैनेजमेंट शामिल है, और एमरजेंसी मैनेजमेंट के अलावा जो चीज़ उसमें शामिल है वो है रीपैट्रिएशन। इन केस ऑफ डेथ जो है वो आपकी डेड बॉडी को जो है वो वापस भेजा जा सके। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मेनली उसकी कवरेज वो मांगते हैं। कोल्ड केसेस की जनरली उसमें कवरेज नहीं होती। एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लस रीपैट्रिएशन, तो वो इंश्योरेंस बनवा ली। मैंने इंश्योरेंस पाकिस्तान से बनवाई। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। आई वॉज इन डाउट, मैंने पहले नहीं बनवाई हुई थी। कल उनके ऑफिस पहुंच के मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कोई भी इंश्योरेंस आप दे दें। तो मैंने फिर जो है वो पाकिस्तान से बनवा ली। पाकिस्तान से जो है बहुत चीपर है, सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा, बहुत रेट का बहुत डिफरेंस है। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दिस, पोलिश एम्बेसी रियाद वो पाकिस्तानी इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। लास्ट टाइम मैंने उनको पाकिस्तानी इंश्योरेंस दी थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारी, अभी उससे पहले पाकिस्तानी इंश्योरेंस मैंने दी थी, दे एक्सेप्टेड। लास्ट टाइम मैंने दी तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट। उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारी एक लिस्ट है
और सऊदी अरब के ये जो है वो ऑथराइज इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। सिर्फ इन्हीं की इंश्योरेंस जो है वो आप लेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हालांकि वो जो कंपनी जिससे मैंने ली वो पोलैंड के लिए पाकिस्तान में ऑथराइज़ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे सऊदी अरब के लिए जो है वो ऑथराइज़ नहीं है, सो हम ये नहीं ले सकते। तो दूसरी चीज़ हो गई इंश्योरेंस। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट रिज़र्वेशन, नॉट टिकट। टिकट नहीं लेना। वंस अगेन ये पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने कंफर्म टिकट नहीं लेना, परचेज़ नहीं करना टिकट। सिर्फ आपने एक रिज़र्वेशन लेनी है। आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, सेम डेट्स जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन पे लिखी हैं कि मैं इस डेट को ट्रैवल करूँगा और इस डेट को मैं वापस आऊँगा, उन्हीं डेट्स की आप जो है वो ट्रैवल एजेंट को बोलें कि आपको एक बुकिंग बना दे जाने की और आने की, वो आपको साथ में अटैच करनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट थी बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, वो भी अटैच कर दी। और प्लस जो है वो होटल रिज़र्वेशन। होटल रिज़र्वेशन में भी मुख्तलिफ़ सर्च इंजन हैं। मैं जनरली booking.com से करता हूँ, और आप कोशिश करें उसमें वो वाली एकोमोडेशन बुक करें जिसमें ना वो क्रेडिट कार्ड मांगते हैं आपको, मतलब बुकिंग करते वक्त आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं डालनी होती पेमेंट के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर नहीं डालना। और बुकिंग जो है वो कैंसिलेबल है किसी भी वक्त, ठीक है ना। ट्रैवल से पहले वो आपको एक डेडलाइन देते हैं कि इस डेडलाइन से पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो वो मैंने बुकिंग कर ली उस पीरियड की, वो साथ में अटैच कर दी। और बैंक स्टेटमेंट आ गई उसके बाद, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। किसी भी विज़िट वीज़ा के लिए जो है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर मतलब सऊदी अरब में जो रूल है, अगर सऊदी नेशनल्स हैं तो उनको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर फ़ॉरेन नेशनल हैं जो सऊदी अरब में रह रहे हैं तो उनको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं तकरीबन 6.5 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा दी। उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर से आपने एक सर्टिफिकेट लेना है जिसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा हुआ है कि जी स्पेसिफ़िकली मेंशन होनी चाहिए। नंबर 1 आपकी सैलरी, नंबर 2 आपके कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड, नंबर 2 वेदर योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिन्यूएबल और नॉट। ये 3-4 मेन चीज़ें हैं। प्लस साथ में वो कहते हैं कि आप ये भी लिखवाएं कि ये आपके ट्रिप के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तो वो भी उसमें लिख लिया था मैंने कि मैं ख़ुद ही बियर करूँगा। प्लस एक और छोटी सी गारंटी भी बाज़ वक़्त मांगते हैं कि यू विल कम बैक टू सऊदी अरेबिया, तो वो भी मैंने मतलब लिख लिया था उसमें जो लेटर बनाया था। सो उसमें जनरली ये 3-4 चीज़ें वो बोलते हैं जी आप कवर करें, तो वो कवर कर लिया, वो जमा करा दिया। सैलरी प्लस अदर डिटेल्स, वो एक ही सर्टिफिकेट बना लें या अलग अलग बना लें। मैं हमेशा 2 अलग अलग सर्टिफिकेट बनाता हूँ, सैलरी सर्टिफिकेट अलग बनाता हूँ, और दूसरा टू हुम इट मे कंसर्न और काइंड ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके एक अलग सर्टिफिकेट बनाता हूँ। सो जनरली मैं 2 बनाता हूँ सर्टिफिकेट। टू हुम इट मे कंसर्न और नो ऑब्जेक्शन में बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इंक्लूडिंग सैलरी। और सैलरी सर्टिफिकेट में सिर्फ सैलरी का ज़िक्र होता है कि जी इतनी सैलरी है, और वो बैंक अकाउंट में आती है या कैश में देते हैं व्हाट्सएवर। हमारी चूँकि बैंक अकाउंट में आती है तो वो उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल भी साथ में मेंशन कर देता हूँ कि फ़लाँ बैंक के फ़लाँ अकाउंट में मतलब जो है वो सैलरी क्रेडिट होती है। वो एक फ़र्दर मतलब प्रूफ हो जाता है, और उसकी वेरिफिकेशन जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी हो जाती है कि हर महीने उसमें एक वही फ़िक्स अमाउंट जो आपने सैलरी सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वो आपके उसमें आ रही है। तो ये हो गया जी। उसके बाद जो है वो हम सऊदी अरब में चूँकि रह रहे हैं और यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं,
सो वी हैव टू हैव अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के लिए हमारा वही रेजिडेंस परमिट सऊदी अरब का, जिसको इकामा बोलते हैं, इकामा की एक कॉपी। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जब हमने वीज़ा अप्लाई किया इटालियन कॉन्सुलेट जद्दा में, डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई किया, तो दे डिड नॉट आस्क फॉर एनी ट्रांसलेशंस, इकामा की ट्रांसलेशन या कोई और ट्रांसलेशन। लेकिन जब आप VSF ग्लोबल में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मे बी एक्सपीरियंस हो एतमाद का या जेरीज़ का पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा चूँकि प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मनी ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, सो दे नीड मनी। उनकी फ़र्स्ट और प्राइम जो कंसर्न है वो पैसे कमाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी इसकी ट्रांसलेशन कराएं। अब वो जो साहब ट्रांसलेशन करने बैठे हुए थे वो कोई ऑथोराइज ट्रांसलेटर नहीं थे, वो भी गूगल ट्रांसलेट से देख के ट्रांसलेशंस कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये ट्रांसलेशन तो मैं ख़ुद भी कर सकता था, इसके लिए मुझे इस बंदे को इतने पैसे देने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन वंस अगेन वही अब आपकी मजबूरी है। वो कहते हैं जी ऑथोराइज ट्रांसलेशन कराएं, तो वो एक ही बंदा वहाँ बैठा हुआ है और यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैंने जो है उससे मतलब एक ट्रांसलेशन के शायद 80 रियाल्स थे, और अगर उसकी आप कॉपी लेते हैं तो 9 रियाल पर कॉपी थे, एक्स्ट्रा कॉपी। तो मुझे चूँकि प्लान ये है कि नेक्स्ट इटली के वीज़ा प्रोसेसिंग के बाद मुझे UK का वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैंने अभी से जो है उसको 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ उसकी ले ली ट्रांसलेशंस की, बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा जो है वो 79 रियाल पे करूं। मुझे पता है मुझे अप्लाई करना है और मुझे जाना है, तो मैंने 2 जो है वो एक्स्ट्रा कॉपीज़ उससे ले ली 9 रियाल ईच पे। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट मैंने कहा मैं शेयर कर दूं ये भी, कि बेहतर है कि आप 1-2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ ले लें। मतलब वो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उस पर डेट नहीं लिखी हुई कि इस डेट तक ये वैलिड है। वो एक ओपन ट्रांसलेशन है, किसी भी वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जब ट्रांसलेशन कराएं, व्हेन यू आर पेइंग 80 रियाल्स फॉर 1 इकामा ट्रांसलेशन, तो 9 रियाल एक्स्ट्रा पे करके उसकी 2-3 एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी ले लें, नो प्रॉब्लम। दैट विल बी चीपर ऑप्शन फॉर फ्यूचर। तो इकामा हमने दे दिया, मेनली यही चीज़ें थी जी। फ़ोटोग्राफ, 2 फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये टोटल रिक्वायरमेंट्स थी। प्लस चूँकि मेरा बेटा इटली में है, तो मैंने उसका रेजिडेंस परमिट, इटली का रेजिडेंस परमिट, उसका हाउस कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो है वो EU ID कार्ड, यूरोपियन यूनियन का जो ID कार्ड होता है वो, और प्लस उसकी तरफ से स्पॉन्सरशिप ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग भी लगाई और स्पॉन्सरशिप ऑफ अकोमोडेशन भी लगाई, दोनों चीज़ें लगा दी। मतलब रहना तो हमने उधर ही है, उसके पास जाके ही है, लेकिन यह कि मैंने होटल रिजर्वेशन भी लगा दी। सो वो दोनों चीज़ें मैंने लगाई हैं। तो ये टोटल मतलब जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं बुकिंग करके गया था उसकी VSF ग्लोबल की। टाइम लिया हुआ था, 10:30 बजे का टाइम था 13 नवंबर को। अब हम तकरीबन 10 बजे के करीब मैं वहाँ पे था, एंटर हुए। कुछ 1-2 प्रिंट हमारे पास शॉर्ट थे, वो प्रिंट निकलवाए। पर प्रिंट जो है वो 3 रियाल चार्ज करते हैं, विच इज़ टू मच। लेकिन वंस अगेन ये एतमाद जैसे पाकिस्तान में है सऊदी अरेबिया के लिए, गल्फ़ के लिए, और जेरीज़ है जैसे, सो दे आर लाइक मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सो वो मुँह महंगे पैसे जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। अब मैं ऑनलाइन जब बुकिंग की थी तो मैंने सिर्फ VSF ग्लोबल सर्विस ली थी, मैंने उसमें कुरियर सर्विस नहीं ली, मैंने उसमें SMS सर्विस नहीं ली, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 हमारे डॉक्टर साहबान जो है वो UK वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, मतलब तकरीबन 2 महीने पहले। तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि यस यू कैन डू और यू कैन नॉट डू। तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरा प्लान वही था कि जब ये
इसका डिसीजन आएगा तो मैं VSF ग्लोबल जाऊंगा, पासपोर्ट रिसीव करूंगा और कोशिश करूंगा कि सेम डे अगर मुझे UK की अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो मैं नेक्स्ट डोर जो है वो VSF ग्लोबल वाले जो हैं UK को जो डील करते हैं उनको मैं वहाँ पर अपनी UK की एप्लीकेशन सबमिट कर दूँगा। हाँ, लेकिन जब मैं काउंटर पे गया, जो ख़ातून थी इटली वाले काउंटर पे बैठे हुए, उन्होंने जब बिल बनाया तो वो उन्होंने मुझे कहा जी आप इतने पैसे दे दें। मैं कहा इतने पैसे तो नहीं बनते, 303 रियाल जो है वो वीज़ा की फ़ीस थी और उन्होंने बनाए को 400 समथिंग। मैंने कहा जी 400 समथिंग कैसे हुए? वीज़ा अपॉइंटमेंट मैं पे करके आया हूँ ऑनलाइन और वीज़ा फ़ीस 303 है, तो आप ये 400 समथिंग क्यों ले रही हैं? तो उसने कहा नहीं जी ये SMS सर्विस भी कंपलसरी है और कोरियर सर्विस भी कंपलसरी है। मैं कभी मुझे कोरियर सर्विस नहीं लेनी है, मुझे यहाँ पर आकर जो है वो पासपोर्ट कलेक्ट करना है इन पर्सन। उसने बोला नहीं जी व्हाट्सोएवर ये लाजमी है, हर बंदे को पे करने हैं, आपने पासपोर्ट यहाँ से लेना है या आपने आपके एड्रेस पे हमने भेजना है, यू हैव टू पे। खैर मतलब बदले ना खास्ता मुझे पे करने पड़े, मैंने पे कर दिए। वो उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चेक की, उसको अपने हिसाब से तरतीब दिया। हाँ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैं अंदर चला गया, मैं वहाँ बैठा रहा। वो ख़ातून से मैंने पूछा, वो कहती है जी डू यू हैव अ नंबर? मैंने कहा नहीं जी नंबर तो नहीं है मेरे पास। वो खैर एंट्री पे ख़ातून बैठी हुई थी, पहले मैं उनके पास भी गया था, फिर मैं वापस उनके पास गया। मैंने कहा जी मुझे वो इटालियन वीज़ा एप्लीकेशन का नंबर दे दें। फिर उन्होंने मुझे नंबर निकाल के दिया, वो मेरा नंबर सीरियल में 14th नंबर था इटालियन सीरीज़ का। तो वो खैर कुछ देर बाद बारी आई, ख़ातून ने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे वो जो तरतीब दिया डॉक्यूमेंट्स को तरतीब देने के बाद वो बिल उन्होंने थमाया, पेमेंट ली उससे मशीन से और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप रूम नंबर 32 में चले जाएं फ़िंगरप्रिंट्स के लिए। तो वहाँ से जो है वो मैं रूम नंबर 32 में आ गया फ़िंगरप्रिंट्स के लिए। वहाँ पर फ़िंगरप्रिंट्स दिए, हालांकि ऑलरेडी फ़िंगरप्रिंट्स मैंने दिए हुए हैं, 2-3 दफ़ा दिए हुए हैं, लेकिन वंस अगेन बहरहाल देने पड़े। फ़िंगरप्रिंट्स दिए, फ़िंगरप्रिंट्स दे के वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गई, प्रोसेस उसका कंप्लीट हो गया। मैंने कहा जी अब कितने दिन के बाद जो है वी कैन एक्सपेक्ट? तो उन्होंने कहा जी कि 15 वर्किंग डेज़। अब मैंने कहा जी चलो ठीक है, मतलब ये उनका फ़िक्स है उसमें जनरली, लेकिन बहरहाल मतलब यह है कि जनरली 15 वर्किंग डेज़ में प्रोसेस हो जाता है। पोलैंड का तो हो जाता था, अब इटली का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है अप्लाई करने का, तो लेट्स सी वो कैसे जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं एप्लीकेशन टाइम 15 डेज़ को। उसके बाद खैर जो था वो ये एप्लीकेशन सारा प्रोसेस मुकम्मल करके और वो रिसीविंग स्लिप और वो सबमिशन स्लिप लेके मैं बाहर आ गया। अब बाहर आया तो मुझे कोरियर का काउंटर बिल्कुल मतलब शेंजन डोर के साथ है बाहर, तो मैं कोरियर वाले के पास चला गया। वहाँ पर ऑलरेडी एक साहब खड़े थे। अब वो ये है कि अगर आपको वही वंस अगेन यू हैव टू पे एंड देन यू कैन कम एंड कलेक्ट फ्रॉम द कोरियर ऑफिस। अब वो आपको भेजेंगे नहीं, कोरियर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह है वो काउंटर से आके ले सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि जिस तरह मैं नहीं चाहता कि आप थ्रू कोरियर मुझे भेजें, मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम यू कैन रिसीव। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। उन्होंने कहा कि यू कैन रिसीव, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको मॉर्निंग में मैसेज आएगा रिसीविंग का कि आपका पासपोर्ट रिसीव हो गया है, सेम डे बिफोर 12 आपको ये पासपोर्ट आके रिसीव करना है। वो मैंने कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो आया हूँ 1200-1300 किलोमीटर दूर से, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मेरा असीर रीजन है, असीर रीजन यहाँ से तकरीब कम से कम भी अगर फासला आप लगाएं तो 700 किलोमीटर्स बन जाता है। तो मैंने कहा भाई 700 किलोमीटर से मैं आया हूँ तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, 4 घंटे में 5 घंटे में मैं कैसे आऊँगा।
बाई एयर भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इस तरह की। तो उसने कहा देन यू हैव टू वेट, आपका जो है वो कोरियर ही आपको डिलीवर करेगा। मैं कहा अब कोरियर कितने दिन लेगा, क्योंकि सऊदी अरब में मेरा कोरियर का एक्सपीरियंस बहुत बिटर एक्सपीरियंस है। मैं 2-3 दफ़ा मैंने पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट मंगाए हैं और विद इन सऊदी अरेबिया भेजे हैं, तो इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप भेजते किसी एड्रेस पे हैं, वो चला कहीं और जाता है, आप मंगवाते किसी एड्रेस पे हैं और वो चला कहीं और जाता है। तो वो वंस मैंने पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट मंगाए और वो रियाद में जहाँ पे मंगाए वहाँ पर तो पहुँचे नहीं, और रियाद में जो उस एरिया को डील करता है, उनका DHL वालों की बात है ये, DHL को जो डील करता है ऑफिस, उस एरिया को वहाँ पर भी नहीं थे। उसने ऑनलाइन चेक किया तो वो रियाद के किसी और ही कोने में, किसी और ही ब्रांच में वो डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, मतलब कोरियर के साथ तो मैं थोड़ा हमेशा शेकी होता हूँ। कोरियर से मैं कोशिश करता हूँ कि बाय हैंड मैं भेज दूँ, वो कम से कम एक आई डोंट नो, मतलब थोड़ा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हाँ जी डॉक्यूमेंट मिल गया है। अब कोरियर आप भेजें, वो टाइम पे मिले ना, और फिर उसके बाद आई डोंट नो, कुछ चीज़ें जो है वो टाइम लिमिट मांगती हैं। तो टाइम लिमिट में अगर वो नहीं मिले, जाएगा, पहुंचेगा, रिसीव होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो खैर उन्होंने कहा जी, मैं कहा जी कितने दिनों में, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डे आपको मतलब कोरियर रिसीव हो जाएगा। अब लेट्स सी नेक्स्ट डे होता है या कितने दिन बाद होता है, ये तो जब वो टाइम आएगा तभी पता चलेगा। फिर वही सामने यूके का वो था, VSF ग्लोबल यूके को जो डील करते हैं, उनके पास गए तो वही बाहर एक जो है वो पहरेदार बैठा हुआ था। मैंने कहा जी मुझे मतलब अंदर जाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उसने कहा नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर ही रुकें, सुपरवाइज़र आएगा तो वो आपसे मतलब आप उससे बात कर लीजिएगा। वो थोड़ी देर मैं बैठा रहा, फिर मैंने कहा ऐसे ही टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट सारी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई हैं, अटैचमेंट सारी जो है वो ऑनलाइन करनी है, उन्हीं का प्रिंट लेके आना है। ऑलरेडी 2 मेरे कलीग्स जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, वीज़ा भी उनको मिल चुका है। तो मैं कहा उनसे मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई कमी बेशी होगी या कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं उनसे पूछ लूँगा। तो मैं फिर वापस आ गया और दैट्स ऑल। अब जनरली वहाँ पर पेमेंट जो है वो कुछ जगहों पे तो कैश थी। अब जैसे वो इकामा ट्रांसलेशन थी, वहाँ पर जो है वो मुझे कैश पेमेंट करनी पड़ी। मैं अमूमन कैश बहुत कम रखता हूँ, अमूमन कार्ड से पेमेंट करता हूँ। तो उसने तो जवाब दे दिया, कहता जी मेरे पास तो कोई मशीन नहीं है, आई नीड कैश। वो मैं बाहर गया, बाहर से जाके मतलब शुक्र है वहाँ पर वो था ATM था बिल्कुल ही बाहर, वहाँ से मैंने पैसे निकलवाए, आके उसको दे दिए। अब मेरा ख्याल था अंदर भी शायद जो है वो कैश ही लेंगे, सो मैंने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, लेकिन अंदर जो है वो उन्होंने कैश पेमेंट नहीं ली। तो ये टोटल था जी। मेरा ख्याल है मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। चलें, अगर कोई चीज़ मिस होगी तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूँगा। तो ये टोटल जो था वो प्रोसेस वीज़ा एप्लीकेशन का VSF ग्लोबल के साथ, VSF ग्लोबल जद्दा, ठीक है जी। तो अब देखते हैं वीज़ा आएगा तो फिर उसके बाद उस पर बात आपसे होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।